खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। कुछ रन डाउन और फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारफ़ करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब जो बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये बात की है जनाब राना सनाउल्लाह ने। और ये क्या सिलसिला है, इससे पहले हम और भी देख चुके हैं। बिजनेस लीडर्स ने एक दिन पहले मुलाकात की PM साहब से, वो भी कह रहे थे, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी है, इस पर बात करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फिर एतराज़ात उठा दिए गए। हम बच्चों में सुना करते थे कोई मसला फीसा गौरस जैसे पाइथागोरस शायद कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये कैसा एक उलझा हुआ मसला बन गया। पूछेंगे, हमारे साथ होंगे PTI के एक रहनुमा। और 1 यूनिट बिजली बनाए बगैर 38 अरब रुपए की अदायगी, सॉरी रेगुलर 392 अरब रुपए की, सॉरी 30 ये मिस्टेक थी, 38 बिलियन की अदायगी के इलेक्ट्रिक को की गई। तो ये जो बिजली का मामला है, इस पे भी हम बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे इसराइली जहरीत के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज बेकाबू हो गया, यूनिवर्सिटियों में फैल चुका है। और मेरे ख्याल में दर्जनों यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो एक सरापा एहतजाज हैं। ये आखिर में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रहनुमा मुस्लिम लीग राजा रियाज साहब, साबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब कादर खान मंदोखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और जनाब सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, रहनुमा PTI। राज साहब आपकी तरफ आता हूँ। राज साहब, यू हैव गॉट अ कंफर्टेबल मेजॉरिटी, अब तो 2/3 मेजॉरिटी भी बन गई है और वो खैर से जेल में है, तो क्या ज़रूरत है? IMF से डील भी तक ऑलमोस्ट डन है, तो फिर ये क्यों बार बार मुस्लिम लीग नून के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं? बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है। कल कराची में कहा गया कि जनाब ज़रा अडियाला जेल वालों से भी बात करें, तो ये ज़रूरी है आपके ख्याल में, या इसकी क्या वजह है? जनाब राजा रियाज साहब। जी शुक्रिया काजी साहब। रिक्वेस्ट ये है कि आपको याद होगा कि 2018 में भी शहबाज शरीफ साहब ने एज अपोजिशन लीडर ये कहा था कि हम मुल्क की इस्तेकाम के लिए और माशी हालात को सामने रखते हुए हुकूमत के साथ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उस वक़्त भी इमरान खान ने किसी के साथ हाथ ना मिलाया, एक ही नारा रखा कि मैंने सबको जेल में डालना है, मैंने सबको जेल में डालना है। उसके बाद अब फिर जब वज़ीर-ए-आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया, तो उसी दिन उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस वक़्त इमरान खान साहब तो नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग थे, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। और ये मुस्लिम लीग का बल्कि पीपल्स पार्टी का भी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की खातिर हम सबको एक मेज़ पे बैठना चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक्त जो मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात हैं, सियासी इस्तेकाम है, वो ख़त्म होगा तो बाकी चीज़ें काफ़ी हद तक हल होगी। तो शुरू से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है और आज भी हम इस पे कायम हैं। और अब भी मेरा मशवरा भी है PTI को कि खुदा के लिए मुल्क की खातिर ये ज़िद और अनाज छोड़े, आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़े। ज़िंदगी बहुत होती है, इक़्तिदार आता जाता रहता है, कभी किसी के पास। यानी आप ये कह रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब विलिंग हैं, यानी मैं नट शल में आपकी ये बात, और मैं यही बात लेके जाऊँगा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बाद में। ये तो खैर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये जी बात एक काजी साहब बात करना चाहता हूँ कि हमारा शुरू से मौक़िफ़ है, ये आज का नहीं है। 2018 से हम हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। जी मोहम्मद साहब, ये मैं दूसरे मौजू पे बाद में आऊँगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो लगता है छेड़ बन गई है हम सब की, लेकिन ये जो राजा साहब कह रहे हैं कि लेट्स जॉइन हैंड्स, मुश्किल में हैं, आगे बढ़ें, चलें, क्या चीज़ रोकती है आपको? और मैं एक आपको एक शेर अफजल साहब का शॉट भी सुनवाता हूं, जो आपकी पार्टी के लीडर हैं। मोहम्मद साहब तो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से सुनवाएं जी। जी मोहम्मद साहब, व्हाट स्टॉप्स यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, राजा रियाज साहब 2018 का बात कर रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ 2018 से ये है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये याद रखें, आज यौम तासीस है, 28वां है। इमरान खान का मौक़िफ़ पिछले 28-29 सालों से एक ही है, और वो ये है कि इस मुल्क के को जिन लोगों ने लूटा है, उन लोगों के साथ बैठ के बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस मुल्क की खातिर बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन उस बातचीत का एजेंडा होना चाहिए।
उस बातचीत के लिए आपके पास कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि जो मानने वाली बात हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इस मुल्क के जो मसले हैं वो ये हैं कि यहाँ पे लाकानूनियत है। तो अगर हमने हर एक को कानून के अंदर लेकर आना है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार है। इस मुल्क का मतलब प्रॉब्लम ये है कि 1971 के बाद कभी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हुए। तो अगर इस मुल्क में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के जो हर एक को कबूल हो उसकी बात करनी है तो हम बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर इस मुल्क में ये बात करनी है कि जी आओ मिल जुल के खाते हैं, ये मेरा वो तुम्हारा, तुम अपनी बारी करो मैं अपनी बारी फलाना करो, तो उसमें तो कोई न बात करने की तुक बनती है, न बात करनी चाहिए, और ना ही इस पे मैं ये समझूंगा कि हमारी पार्टी और ना इमरान खान कोई भी इस बात पे आमादा नहीं होंगे। ठीक है मंदोखेल साहब, यानी ये बात तो एक हद तक दुरुस्त है सेनेटर साहब की। आप भी कहते हैं जी इलेक्शन चोरी हुए, मुस्लिम लीग नून भी कहती है जी हमारे साथ भी हाथ होता रहा, इस दफ़ा ज़्यादा इसके साथ हुआ या उसके साथ हुआ ये बहस, मगर कम से कम एक इस बात पे तो गुफ्तगू हो सकती है कि भाई इलेक्शन फेयर हो। हमारे हमसाये में कभी भी ये हमने देखा है इलेक्शन शुरू हो गए हैं वहाँ पे, तो ये तो क्यों हम पीपल्स पार्टी क्या तैयार है इस इशू पे, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब तैयार हैं, अगर यही एजेंडा रख लिया जाए शफाफ इलेक्शन का? मंदोखेल साहब देखिए, इनकी कौल और फेल में फ़र्क है, तज़ाद है। अभी आपने मरवत साहब का गुफ्तगू सुना है, और पिछले हफ्ते इनका तर्जमान रऊफ हसन साहब एक टीवी एंकर के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हम जो हुकूमती एहतियात दी है पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे इस शर्त पे कि वो मैंडेट वापस करें। और इस्टेब्लिशमेंट ने सवाल किए कि फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने कोई शर्त नहीं रखी है, तो उन्होंने जवाब दिए कि वो उन्हीं से सब कुछ मिल सकता है, इन पार्टियों से कुछ नहीं मिल सकता है। अब वो ये वही लोग हैं जो 9 मई को जो ना कोर कमांडर हाउस पेशावर जलाने के लिए गए थे, ये वही लोग हैं जो 9 मई को लाहौर कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस और शोदा के मुजस्मे, तस्वीरें, जहाज, वो सब कुछ जला के राख दिए, वही लोग हैं। और फिर वही लोग हैं जिन्होंने आवाम के हाथों में पेट्रोल बम दिए, लाठियां दिए, बंदूकें पकड़ाई, जिहादी तंजीमें। इतना एलैबोरेट था वैसे मंदोखेल साहब, ये इतना एलैबोरेट लगता है आपको जिस तरह आप बयान फरमा रहे हैं? क्योंकि इतना अरसा गुजर गया, कोई उस पर कमीशन नहीं बना, इंडाइटमेंट नहीं हुई, कोई जेलें नहीं हुई, और ये भी नहीं पूछा गया कि यार वहाँ जो सिक्योरिटी थी वो क्या सोई हुई थी। मंदोखेल साहब अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे घर के दरवाजे खुले हुए तो क्या कोई आके चोरी करेगा? और ये बनाएगा कि चूंकि उसके मंदोखेल के घर के दरवाजे खुले हुए थे हमने चोरी कर दी, क्यों दरवाजे बंद नहीं किए थे? कुछ दुख बनता है। और फिर आप ये दरवाजे तो कभी खुलते नहीं है। सुन ले, ये कोई जवाब नहीं है कि अगले ने सिक्योरिटी क्यों नहीं की है। आप मुझे बताओ, जब आप वहां पे 20-25 हजार या उससे ज्यादा लोगों को आप जमा करेंगे, वहां सिक्योरिटी क्या करेगी? क्या वो तुर्की की तरह जो ना वो F-16 जहाज चलाएंगे उनके ऊपर? क्या उनके ऊपर तोपे चलाएंगे? आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेगी। इस वजह से और फिर वहां पे आके जो कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी इस तरह की वीडियो ऑडियो आ जाए, उसके लिए किसी सबूत की, किसी एविडेंस की, किसी कमीशन की जरूरत नहीं होती। ये कानून कहता है हमारा। जब सारी वीडियो आ गए, इनके पार्टी के रहनुमाओं ने सबको जमा कर दिए वहां पे, क्या आप वहां पहुंच जाए? और फिर इनका ये कहना है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा कि यहाँ अंदर नहीं जाओ। भाई, आपने जब हजारों लोगों को वहां जमा कर दिए कोर्ट कमांडर हाउस पे और दरवाजे के गेट पे आप कहते हैं अंदर कोई नहीं जाए, फिर आपकी बात कौन मानेगा? क्योंकि जो आपने ज़हन साजी की है, जो आपने इश्तियाल अंगेजी की है, जो आपने उनकी अच्छा मैं इस पे टेक लूंगा, मैं मंदोखेल साहब टेक लाजमन लूंगा। मोहम्मद साहब का पहले भी थोड़ा वक्त मुख्तसर था, मगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगा मोहम्मद साहब आपको इस तमाम बातों की जवाब लेने के लिए। लेकिन एक शॉर्ट सुनवाता हूँ आपको जनाब इरफान सिद्दीकी साहब का, और फिर मैं राजा साहब की तरफ जाऊँगा। जी जल्दी से सुनाएं। अच्छा राजा रियाज साहब, आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शंस की थी उस ज़माने में, और वो बड़ी आपकी चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। अब ये दोबारा से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं।
आप क्या कहते हैं? वाकई उन्होंने कहा था कि जी जिस तरह आपके लीडर्स कह रहे हैं, ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा था एक्सटेंशन ना दी तो मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा, तो आप इस लड़ाई को एक नंबर 1 इसको सामने लाने की ज़रूरत क्या थी और हकीकत क्या है राजा साहब? जी काजी साहब, बात यह है, हुमायूं साहब की एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा है कि हमने चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठना, तो ये बता देंगे कि क्या ये फरागोगी के साथ भी नहीं बैठेंगे और बुजदार साहब के साथ भी नहीं बैठेंगे? अगर तो उनके साथ नहीं बैठेंगे और फरागोगी जिनको पैसे देती थी उनके साथ भी नहीं बैठेंगे, तो फिर तो मैं इनका कहना दुरुस्त समझूंगा। और दूसरा जो आपने सवाल किया है बाजवा साहब के बारे में, जो उस वक्त हमने सुना था, यही सुना था कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि हर सूरत मुझे एक्सटेंशन दी जाए, और उसके लिए उन्होंने बहुत से पैगाम भी भेजे, मुख्तलिफ तरीके भी इस्तेमाल किए और उन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश की। लेकिन अभी पिछले दिनों शामी साहब ने, हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बयान दिया है कि मुझे उन्होंने कुरान पे हाथ रख के ये कहा है, तो फिर हम मुसलमान हैं और कुरान पे यकीन करना हमारा फ़र्ज़ है, और शामी साहब मुझे यकीन है कि गलत नहीं कह सकते। तो अब ये क्योंकि कुरान का मसला आ गया है, तो इसलिए जो कुरान पे कहा गया है, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन, हम इस कंट्रोवर्सी को आप ओवर समझते हैं, हम समझते हैं कि आप ठीक है, आप ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं मोहम्मद साहब 2 बातें हैं। एक बात मंदो खैल साहब ने किया आपके हवाले से कि 9 मई को जो है बड़ा यानी वेल प्लान्ड स्क्रिप्टेड अटैक था जिससे हम छोड़ नहीं सकते, और दूसरी बात उन्होंने फरागोगी साहब की भी की और बुजदार साहब की भी की एक काउंटर आर्ग्यूमेंट के तौर पर। एंड पोडियम इज ओवर टू यू मोहम्मद साहब। ऐसा है देखिए जी, जो 9 मई का है ना, हम लोगों ने हमेशा उसकी मजम्मत की है, और हम लोगों ने कहा है कि अगर उसमें कोई ऐसे शवाहिद हैं कि जो आपको बताते हैं कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, लेट्स से आपको उसमें नज़र आता है, वीडियो में नज़र आता है कि डॉक्टर हुमायूं वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा है घर के अंदर, या घर की दीवार को तोड़ रहा है, या उनकी गाड़ियाँ तोड़ रहा है, तो फिर आप डॉक्टर हुमायूं को ज़रूर सज़ा दें, जिस मर्जी तरीके से सज़ा दें, लेकिन सज़ा भी आईनी तरीके से होनी चाहिए। वो भी मैं, चूँकि डॉक्टर हुमायूं एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नहीं है, डॉक्टर हुमायूं वो नहीं है, इसने गलत काम किया है, चाहे जिस चीज़ के लिहाज से भी किया है। इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में इसलिए नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट्स 3 स्पेसिफिक रीजंस के लिए होती हैं, उसके ज़्यादा नहीं हो सकती है। नंबर 2, जो एग्जेक्टिव और जुडिशरी को जब हम अलग करते हैं, तो चूँकि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो जज होता है वो भी कर्नल, ब्रिगेडियर उनमें से होता है, और वो उन्हीं को सर्व कर रहा होता है। तो एक एग्जेक्टिव आदमी जो होता है वो जज नहीं बन सकता, वो जज के फराइज नहीं देते, जज को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दैट इज व्हाट द स्पिरिट ऑफ द जुडिशरी इज, और या सेग्रीगेशन ऑफ द पावर्स इज, ठीक है। तो उनके लिहाज से ये, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई इस किस्म के आपके पास शवाहिद हैं तो आप ज़रूर उनको सज़ा दें। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सज़ाओं के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारे लोग उन दिन में इनमें से किसी ने ये तोड़ फोड़ नहीं की थी। हम ये समझते हैं कि उनमें कौन लोग थे, वो उन्होंने मास्क पहने हुए थे, कुछ किए थे, हो सकता है पीपल पार्टी के हो सकता है PMLN के हो सकता है किसी और जमात के हो, कोई और लोग हो, लेकिन वो कम से कम PTI वाले नहीं थे। और अगर जो PTI वाले थे जो उसमें शामिल थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर्मी की बात नहीं है। अगर वो कोई सिविलियन की चीज भी तोड़ रहे होते, कोई गवर्नमेंट की चीज भी तोड़ रहे होते, कोई प्राइवेट चीज भी तोड़ रहे होते, तो उसकी इजाजत कोई नहीं ये दे जो सकता। कादर मंदो खेल साहब ने कहा है, देखें करप्शन चार्जेस थे, बुजदार साहब तो खैर से अब गायब ही हो गए हैं, अब आपकी पार्टी में भी नहीं है, एंड आई थिंक उन्होंने जो वेल्थ डिक्लेयर की है वो बिलियंस में है। ये राजा रियाज साहब ने कहा है। जी राजा रियाज साहब का, जी सॉरी माफी चाहता हूँ, राजा रियाज साहब। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। इस तरह है कि जिस दिन ये प्रूव हो जाएगा कि बुजदार साहब ने चोरी की है, या मतलब आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद फरा साहिबा, अगर उन्होंने चोरी की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर बुजदार ने चोरी की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और ना हम अगर उन लोगों ने चोरी की है ना हम उनके साथ खड़े होंगे, ना हम किसी और के साथ खड़े होंगे जिन्होंने चोरियां की हैं। इस मुल्क में ये याद रखिए, इस मुल्क में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपने वो मनी ट्रेल का कभी जिक्र नहीं किया। एक तो हमारे माशाल्लाह ये शरीफ ब्रादरान हैं,
उन लोगों ने नहीं किया, और एक और हैं उन्होंने भी आज तक नहीं बताया कि मनी ट्रेल कहाँ से गई और क्या गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब हम सामने करते हैं तो हम उनके साथ भी यही कहते हैं कि यार हम आपके साथ नहीं करेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग वो अपनी जगह पे है। अब बात आ जाती है प्रॉब्लम पाकिस्तान की। ठीक है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये याद रखें कि पाकिस्तान को निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है तो ये पाकिस्तान के अंदर जितना भी ज़र मुबादला आएगा, जो भी आएगा वो ठीक नहीं होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब मिसाल ये देता हूँ कि देखिए इस तरह था कि 1956-57 के ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो दो मुल्क हैं जो जुड़वा मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, जब आप देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन करते हैं तो जब इंडिया ने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से बहुत बेहतर थी और ये चलती चलती गई। अच्छा, अब अगर आप इसको ग्राफ को देखना शुरू करते हैं तो ये ग्राफ 1990 के बाद थोड़ा सा 75 के बाद, लेकिन मेनली 1990 के बाद हेड्स डाउन नीचे जाता है, एकदम नीचे जाता है, और इंडिया का उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता। अब आपकी बात आ गई। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। जी प्लीज मुकम्मल कर लें। जी बात खत्म कर लेने सर, बात खत्म है। अब अगर आप इनको करके देखते हैं तो मुझे ये बात बताएं, 1990 से लेके 2018 के दरमियान में जिसमें इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, किन लोगों की हुकूमत थी? जिन लोगों की हुकूमत थी, आज आप जो कह रहे हैं ना 300 एंड समथिंग बिलियन रुपीस दिए, ये क्यों दिया है? ये इन्हीं लोगों ने वो सौदे किए हैं जिससे इन्होंने मैं बात लाना चाहता हूं। जो दोनों जो रूलिंग पार्टी के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मधु खेल साहब, ये तो खुद एक दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब को मैं बारहा कमेंट उनका भी दोहरा चुका हूँ, वो वज़ीर बराए पानी और बिजली थे कि ये बिजली नहीं बन रही, और गारबन के इलेक्ट्रिक के हवाले से कह रहे थे कि ये डे लाइट रॉबरी हो रही है। अब 38 अरब रुपए की पेमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल यूनिट। तो ये अब आप तो खैर एग्जेक्टिव में नहीं हैं मगर अहम पोस्टों पे तो हैं, तो आप अपनी इस कोलिशन गवर्नमेंट से कहेंगे कि यार कम अज़ कम ये मुआहदे खोल दें, ये 93 से लेके आपके मुआहदे खोल दें जिन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क किया। मधु खेल साहब, किसी प्रैक्टिकल बात पे आए बजाय इल्ज़ामात के। मधु खेल साहब, देखिए पहले तो एक जुमला मुझे कहने थे, हुमायूं साहब के पीटीआई के रूप नहीं थे। एहसान न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के बांजे हैं, जो कोर कमांडर की वर्दी लिए हुए लेरा रहते, रंगे हाथों पकड़े गए, हमें बड़ी दुख है, नौजवान है, बैरिस्टर है, उनका वालिद कल अदालत के सामने रोई भी है। तो ऐसे नौजवानों को मरवाने वाला कौन है? तो सबसे पहले बात, तो क्या उनको भी ये ओन नहीं करते? और इसके अलावा जो एमपी है मैंने वो अलग है। अच्छा, दूसरी बात, मोहम्मद साहब बड़ी खूबसूरती से तारीख ले जाके 90 से शुरू करते हैं। चलो मैं इनकी बात मान लेता हूँ, 90 से शुरू कर दें। हाँ, क्या ज़ियाउल-हक ने 9 साल इस मुल्क को नहीं चलाया? वहां उनके नाम लेते हुए आपकी जबान में चाले पड़ जाते हैं। क्या जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हुए, आइन को कुचलते हुए, क्या वो शामिल नहीं था ये 90 के बाद हुकूमतों में? और उससे पहले अयूब खान शामिल नहीं था, उससे पहले याया खान शामिल नहीं था। ये सारी चीजें उनको नजर नहीं आ रही। इनको सिर्फ सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली मर्तबा 5 साल पूरी किए 2008 से 2013 तक, और उस वक्त ये जो सी पैक है ये पीपल्स पार्टी के दौर में इंट्रोड्यूस हुआ। एटम बम पीपल्स पार्टी के दौर में ही आया, मिसाइल टेक्नोलॉजी पीपल्स पार्टी के दौर में आया। तो ये बहुत सारी चीजें उनको भी नजर रखे। बाकी जो आपने के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात की, के इलेक्ट्रिक एक जोर अदारा है। मैंने असेंबली में बड़ा खींचा उनको, मैंने कमेटी में बड़ा खींचा, जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था वहां मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पावर बता रहे थे कोई लेने वाला नहीं है, कोई इस अदारे को लेने वाला है। इन्होंने जो कापर की वायरे थे वो सारे उठा के पीतल के लगा लिए, और फिर ये क्या करते हैं, ये मेरे ही बिल तक ज्वाइंट सेशन से मैंने पास कराया कि अगर एक मोहल्ले में आप 10 आदमी बिल जमा नहीं करते, आप पूरे मोहल्ले की बिजली नहीं काट सकते हो। ये बार बार काटते। मेरे हाल के एन 242 बल्दिया टाउन के, इतिहाद टाउन के ये रोज काटते, पूरे कराची के काटते। और फिर ये मिनिस्ट्री, इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, 6 महीने की एक्सटेंशन दी है। अब इस अदारे को लेने वाला बकौल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लेने वाला कोई नहीं है, तो इनकी चोरी चकारी जारी रहेगी और अवाम इसी तरह पीसते रहेंगे। अभी गर्मियों का मौसम आई नहीं है, लोड शेडिंग इनके यही तो इंतजार है। मधु खेल साहब, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ
क्योंकि इसमें मैं तो खैर इसमें आई डोंट फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, लेकिन इस पर बड़ी लहदे हो रही है। जरा एक शॉट दिखाइएगा मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा, और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। जी राज साहब, आज बड़े लोग बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है जो CM हैं वो इस वर्दी से तो बालातर हैं, और ये तमाम वर्दियाँ और तमाम ब्यूरोक्रेसी किसी किस्म की भी लड़ाई हमारी ये है कि वो अंडर सिविलियन रूल होनी चाहिए। तो ये जो उन पे तनकीद अपोजिशन कर रही है, ये बेजा है या सिंबॉलिकली ये एक अच्छी बात थी? जी 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 राज साहब। देखें जी, अब अपोजिशन का काम तो तनकीद करना है। उन्होंने हर छोटी से छोटी बात को इशू बनाने की कोशिश करनी है। ये कौन सा जुर्म हो गया है? उन्होंने अगर वर्दी पह के उनके साथ हज़ारे यकजहती किया है, उनको एक सिंबल दिया है, एक उनको हौसला दिया है, हिम्मत दी है, तो इसमें खाम खा ये एक अटैक शुरू कर दिया है जी कि वर्दी क्यों पहनी। कोई वर्दी पहन ली तो खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, कोई बहुत मगर वो कह रहे हैं कि सियासी यानी वो पहन के अगर वो बात गुफ्तगू फोर्सेस के बारे में अच्छी बात है, चलें सिंबॉलिकली, बट उन्होंने डिलीवर जो स्पीच की वो पॉलिटिकल थी। राज साहब, वो है ही पॉलिटिकल, वो सियासी हैं, सियासी बाप की बेटी हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं, और उन्होंने खुद जद्दोजहद की है, जेल काटी है और जुर्रत के साथ काटी है, डट के मुकाबला किया है, और जब कोई भी नहीं बोलता था उस वक्त वो डट के बोली है। और उनको मैं कहता हूं एक मुतबादिल जब छुपे हुए थे उस वक्त वो डट के बोलती रही हैं और अपना मौक़िफ़ पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जाके पेश करती है। मैं मोहम्मद साहब, मैं चाहूँगा कि अपोजिशन का भी इस पे व्यू आ जाए कि वो कैरी में आग का दरिया गुजर के यहाँ तक पहुँची हूँ, और साथ इसको आप क्या देखते हैं सिंबॉलिकली? आई थिंक वी शुड नॉट मेक इट एन इशू, इट इज़ अ नॉन इशू। मोहम्मद साहब देखिए जी, मुझे ऑनेस्टली मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वर्दी पहनती है नहीं पहनती। वो वर्दी से बड़ी मतलब हम सबको चाहिए कि वर्दियों की रिस्पेक्ट करें या जो भी है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने एक्ट किया है, उन्होंने खुद ही उस वर्दी को मतलब उसकी बेइज्जती की है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ मिनिस्टर वो वर्दी पहनती है या नहीं पहनती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो उनके जो काम है या उनकी जो हैसियत है वो किस बेसिस पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई मुझे ये बता दे कि मरियम नवाज जो है वो जिस सीट पर बैठी है उसमें इसका दखल नहीं है कि वो किस बाप की बेटी है, तो फिर मैं कह दूंगा कि ठीक है जी, ये वाकई वो करती हैं, डिजर्व करती हैं। ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कि ये जो PMLN में बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क किया है। जिस वक्त ये प्रॉब्ली स्कूल में इसको मेरिट में एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिस वक्त इनकी मेरिट जब इसको कैनेडा में दाखिला नहीं मिला था क्योंकि ये नालायक थी और मेरिट पे नहीं थी, और जिस प्रिंसिपल को निकलवा के ये मेरिट पे जाना चाह रही थी वहाँ पे, और फिर स्टूडेंट्स की हड़ताल की वजह से इसको उस स्कूल से निकाल दिया गया था। तो उस वक्त जो लोग मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े थे उनमें से बाज़ लोगों ने इनकी वजह से पॉलिटिक्स छोड़ दी कि हम लोग ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब को मानते हैं, हम चलो मियां शहबाज शरीफ को मानते हैं, लेकिन इसको नहीं मानते। और अब कल को ये अपने बेटे को लेकर नाम बता दे और छोड़ दें, आप क्या करते हैं वो अपने जो क्या नाम है इवन ये मदो खैल साहब, ये बाकी तो बातें अपोजिशन करती रहती है और एक दूसरे पे, मगर मदो खैल साहब ये वर्दी वाला मामला जो भी है, मगर ये जो इन्होंने बात की है कि हमें पुलिस जो है, आप तो बहुत बड़ी विक्टिम रही है PPP, हमने देखा है और ये रिकवर किया आपको पिछले कम से कम 30-40 साल से, तो ये एक्सेसेस जो हैं ये कब ख़त्म होंगी? ये जिसकी तरफ इशारा किया मोहम्मद साहब ने, बाकी तो सिंबॉलिकली वर्दी जो भी है इस पर आप कमेंट कर दें। आप समझते हैं पुलिस के रोल से और इस ये जो इर्तिका हुआ है ऐसे आप मुतमिन हैं मोहम्मद साहब, सॉरी मदो खैल साहब? नहीं जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे थर्ड क्लास और सबसे वाहियात और सबसे क्रिमिनल अदारा अगर है तो वो पुलिस है। मैं सबकी बात नहीं करूँ, 2-4% अच्छे लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये करप्ट है, ये क्रिमिनल के साथ मिले हुए थे और ये सियासी लोग इनको इस्तेमाल करते हुए
सीटें भी जीतते हैं, मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात भी बनाते हैं। तो पुलिस के एक भयानक रोल है। और खसूसी तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के सियासतदानों से आप पूछे, वो ये कहेंगे थानेदार आपका है तो हल्का आपका है। तो ये तो है, तो मैं तो बिल्कुल हिमायत नहीं करता हूँ। पुलिस एक बिल्कुल करप्ट बात आ गई आपकी, मैं चाहूँगा कि बात, क्योंकि इन्होंने तनकीद बहुत की मोहम्मद साहब ने, तो राजा रियाज साहब आप भी मतलब प्लीज़ यू हैव द टाइम टू डिफेंड योर लीडर, जो बातें की मोहम्मद साहब ने। राजा साहब जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस को मैं डिफेंड नहीं कर रहा। आपने वर्दी की बात की थी, बाकी जहाँ तक पुलिस की बात है इसमें कोई शक नहीं, इसमें करप्शन भी है, ये ज्यादती भी करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी आ रही है और कोशिश है, ये हर दौर में ये कोशिश रही है कि इसको बेहतर करने की। बहुत शुक्रिया जनाब राजा रियाज साहब, रहनुमा लीग नून साहब अपोजिशन लीडर जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब मेंबर पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, आपने हमें वक्त दिया। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बहुत सी अहम इश्यूज़ हैं, बहुत से अहम मेहमान हैं हमारे साथ और बहुत सी अहम इंटरनेशनल तब्दीलियाँ भी हो रही हैं और ये लगता है ये तब्दीलियाँ पूरे ग्लोब को स्वीप करेंगी और खैर से हम भी इस ग्लोब पर ही रिहाइश पजीर हैं। एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन में ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल्लाह, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, माहिर मैशत हैं, साहिब कुतुब हैं और बहुत से हवाले। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब दो बातें, मैं एक ख़बर है बड़ी दिलचस्प, वो ये है कि के इलेक्ट्रिक ने 1 यूनिट बिजली बनाए बगैर उसको अदायगी 38 बिलियन की हो गई और आप वतन अजीज़ की हालत तो जानते हैं, इस पर भी मैं बात करूँगा। और सेकेंडली मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कराची चेंबर में बाद बिजनेस लीडर्स ने कहा कि जी बात करें, हर जगह बात करें, इंडिया से भी बात करें और अडियाला में भी बात करें। तो डॉक्टर साहब इन बातों से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? ये बातें जो हैं क्या हमें इस क्वैगमायर से, इस दलदल से निकाल लेंगी डॉक्टर साहब? जी जाहिर है जो बिजनेसमैन हैं वो तो इस रियलिटी को समझते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने मुल्क के अंदर रखेंगे और इर्द गिर्द के ममालिक के साथ भी कोई हम अच्छे तल्लुकात नहीं बहाल करेंगे तो फिर हम आइसोलेशन में तो नहीं रह सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये बात अब बिल्कुल जाहिर है कि जो भी रीजन है आपका, अगर आपने तरक्की करनी है तो सबसे पहले तो उस रीजन के अंदर आपको अपनी कनेक्टिविटी और तल्लुकात को बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड भी आजकल आपको पता है कि ये तभी बढ़ती है जब आप दूसरे ममालिक के साथ दो तरफा और फिर रीजन की बेस के ऊपर सब मिलकर उन चीज़ों का तबादला करें जो एक दूसरे के लिए फ़ायदा मंद हो। अब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंडिया को दे सकते हैं। कभी आप देखिए कि बहुत कम इसका जिक्र होता है कि जो हमारी मेडिसिन का रॉ मटेरियल है वो इंडिया से अब भी आ रहा है, यानी कि हमें पता है कि अगर आज हम इंडिया से ये रॉ मटेरियल लेना बंद कर दें तो हमारी बिल्कुल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये ख़त्म हो जाएगी। तो जब असेंशियल चीज़ें हम वहाँ से ले सकते हैं तो हम भी बहुत सी, जैसे हमारे टेक्सटाइल में और हमारे सर्जिकल में, हमारी जो स्पोर्ट्स गुड्स में और बहुत सी अशिया में हमें भी एडवांटेज हासिल है। तो अगर दो तरफा तजारत हो तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर अफ़गानिस्तान के साथ भी हम बहुत बेहतर तजारत कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान देखिए हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब मैं एक करेक्शन कर दूं, ये के इलेक्ट्रिक की बात नहीं थी, ये 1 यूनिट भी गलत ना चला जाए, एक आईपीपी को 38 बिलियन की उन्होंने अदायगी की, लिहाजा मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक बात, आप जो बात कर रहे थे उसकी कंटिन्यूएशन में बात करना चाहता हूँ। आज मैंने डाउन में एक चीज़ पढ़ी, एक खबर पढ़ी कि इस वक्त पूरी जो कंज्यूमर गुड्स हैं ईरान की, बलूचिस्तान को तो छोड़ें, कराची तक और सिंध पूरे में बिक रही हैं। तो वाई कांट वी फॉर्मलाइज इट, क्योंकि वो बहुत चीप हैं और क्वालिटी में भी बेहतर है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए आज वज़ीर आज़म मोहतरम भी जब स्मगलिंग की रोकथाम के बारे में एक इंस्पेक्टर हमारे कस्टम के जो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए उनके जो है वो एक, आपको पता है, स्मगलर्स के हाथों वो ज़िंदगी की बाजी हार के, तो उसके में खिताब करते हुए उनके घर पे फरमा रहे थे कि अगर हम स्मगलिंग को नहीं रोकेंगे तो हमारी मईशत कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। अब सबको पता है
कि ये जितना भी माल है जो हमें ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान से गुजरते हुए यहाँ तक आता है, तो सारी टिकट्स भी हैं, सारा कुछ रास्ते में है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि चीज़ें अगर किसी मुल्क में सस्ती हों, आप उसको ना मंगवाएं तो वो अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती हैं। बहुत मुश्किल होता है टेम्पटेशंस को और ऐसी चीज़ों को फिर रोकना। तो बजाय इसके कि हम ये लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ बस गाहे बगाहे जिक्र करते रहे मगर इन्फोर्स ना कर पाए, उससे बहुत बेहतर है कि हम उनके साथ अपनी ट्रेड फॉर्मलाइज कर लें। अब चाइना की आप ट्रेड ईरान के साथ देखिए, ईरान की ट्रेड आप जो है वो इंडिया के साथ देखिए, आप बाहर कैफ ये जो हम पाबंदियों का और इस तरह का जिक्र सुनते हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि चूंकि हम हर दूसरे दिन डॉक्टर साहब मैं एक आगे बढ़ना चाहता हूँ इस पे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू आया और आप एक बड़ी तनोमंद आवाज़ रहे इसमें, क्योंकि IPPs में जिस तरह मैंने कहा 38 बिलियन, मैं एक बार मुतालबा करता हूँ तमाम जो यहाँ आते हैं कि यार आप हम पे कोई एहसान ना करें, कोई मिसाक मईशत ना करें, आप सिर्फ 93 से लेके अब तक के मुआहदे खोल के पब्लिक कर दें तो शायद हमें कोई अंदाज़ा हो जाए विल दे डू इट एंड इफ दे डू इट व्हाट वुड हैपन। जनाब डॉक्टर साहब देखिए, बहुत ज़रूरी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अब तो आइन के आर्टिकल 19A के तहत ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिक जो है डोमेन में हमारा सबका बुनियादी हक है, और इस वक्त उसको ना देना जो है और मुख्तलिफ बहाने लगाना, ये बिल्कुल गलत बात है। जब ये आपको याद आई से सारा ये पैसा लिया जा रहा था, वर्ल्ड बैंक इसके पीछे था, और आज इतने साल गुजर जाने के बाद जब हम कैपेसिटी से ज़्यादा बिजली हमारे पास है और हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे मगर पूरे कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। आपको याद होगा कि महातिर हमने आते ही वो सब मुआहदे ख़त्म किए और वहाँ पर जो थी बेहतरी की शक्ल आई। अब बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई जवाब नहीं बनता है कि हम इनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जाहिर है किसी भी मुल्क के साथ, किसी पार्टी के साथ अगर आपने सॉवरेन मुआहदे भी किए हों तो वो फॉर लाइफ थोड़ी होते हैं, उसके लिए जाहिर है एक मुद्दत होती है, फिर वो नेगोशिएबल होते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जितनी आप सप्लाई करें, अगर आपको यहाँ नहीं अब ये मुनाफा बख्श लगती चीज़ें तो आप ख़त्म करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में किसी किस्म की बाहर से हम पे कोई सैंक्शन या कोई प्रॉब्लम आएगी। हमारे हुक्मरान अंदर से इतने डरे रहते हैं। यही बात मैं ईरान के बारे में इससे पहले जोड़ने की कोशिश कर रहा था और आपने अच्छा किया मुझे IPP भी याद करवा दिया कि उनकी तरफ से इतना मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ अगर हम साबित कर दें कि IPP। डॉक्टर साहब थोड़ी वक्त की कमी है, मैं इस पे पूरा शो आपके साथ करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसी बात पे कहूँगा कि शायद ये मुआहदे नहीं है, ये बहुत से स्केल्टन हैं जो हमारे कबर्स में या हमारी अलमारियों में है, मगर मैं इस पर पूरा शो करूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एनलाइटन किया और हमें इसकी निशानदेही की। नाज़रीन एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इजरायली जाहरियत के ख़िलाफ़ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अमेरिका में क्या हो रहा है, और स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। हमारे साथ एक अहम शख्सियत होगी, हमारे साथ है। वेलकम बैक। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है जनाब साजिद तारड़ साहब ने, जो कि साबिक मशीर है सदर ट्रंप। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। मैंने लास्ट टाइम जब आपसे गुफ्तगू की तो शुरू में तो लगा शायद आप किसी दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, फिर आई फॉलोड दिस स्टोरी एंड फाउंड स्कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे जो है वो फैलती जा रही है और पूरी स्वीप कर गई है ये जो तहरीक स्टूडेंट्स की है। इस बारे में क्या लेटेस्ट है और ये क्या डेवलपमेंट हो रही है साजिद साहब? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। इसमें मैं बताना ये चाहूंगा कि अब ये स्टूडेंट मूवमेंट्स जो है ये एक्सपैंड होती जा रही है। सबसे पहले ये शुरू कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हुई है और अब ये तकरीबन NYU, इस वक्त येल में, बर्कले में, MIT में, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के अंदर, एमरसन कॉलेज, टफ्टन और बॉस्टन, और अब यहाँ से निकल के टेक्सास और कैलिफोर्निया की तरफ ये सारी मूवमेंट बढ़ रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इस चीज का आगाज हुआ है। यहाँ के हमारे कांग्रेस के स्पीकर जो है माइक जॉनसन, उन्होंने दौरा किया कोलंबिया का, उन्होंने दौरा किया। वहाँ की जो सदर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी की शफीक, उससे मिले। और इससे ना सिर्फ बल्कि इसमें ज्यादा तेजी इसलिए आ रही है कि तकरीबन इस वेडनेसडे को 118 स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया,
जिसमें एलिया नुमार जो कि एक मुसलमान कांग्रेस वुमन है, उनकी बच्ची को, उनकी लड़की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसको भी अरेस्ट किया गया। और उसके बाद ये चीजें स्पार्क होती नजर आ रही हैं। 3 मुतालबात हैं स्टूडेंट्स के। पहला मुतालबा तो ये है उनका कि जंग बंदी, सीज फायर फौरन किया जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि यूनिवर्सिटीज जो कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट और दूसरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको जो कॉर्पोरेशंस फंड कर रही हैं जो इजराइल के साथ अटैच हैं, उसको फौरन उनको डिस्क्लोज किया जाए और बंद किया जाए। तीसरा सबसे बड़ा मुतालबा उनका ये है कि अमेरिका जो असला सप्लाई कर रहा है इजराइल को, उसको बंद किया जाए। अब यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके असरात क्या है। अभी तक इसके कोई असरात नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है, पिछले हफ्ते $26 बिलियन का एड पैकेज दिया गया है इजराइल को। टोटल पैकेज 95 बिलियन का था, जिसमें मेजॉरिटी यूक्रेन की जंग, 8 बिलियन ताइवान के हवाले से, और उसमें $26 बिलियन इजराइल को दिया जा रहा है। असले की तरसील भी जारी है। वहां फलस्तीन के अंदर कत्लो आम जारी है। इजराइल जो है वो इन सारी चीजों को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि साहब एक बात रोकूंगा मैं, मुझे बात बड़ी दिलचस्प लगी। आपने कहा कि ये जो फंड करते हैं कॉरपोरेशन जो कि रिलेटेड हैं इजराइल से, इनके फंड्स बंद किए जाएं, तो इसका मतलब है कि अगर वो फंड्स देंगे तो सिलेबस भी उनकी मर्जी के होंगे, पॉलिसीज भी उनकी मर्जी की होंगी। साजिद साहब, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सिर्फ डिग्रियां नहीं देती, रिसर्च सेंटर्स भी होती हैं। नए आइडियाज, नई चीजें ज्यादातर इनकी लेबोरेटरी से निकलती हैं और उनके ऊपर इनके राइट्स होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मिसाल अगर दी जाए सिर्फ लोन, तो उनका इंडोमेंट फंड जो है वो $835 बिलियन का उनका फंड है, जो वो स्टॉक मार्केट में भी लगाते हैं। और दूसरा, और यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा, 800 बिलियन कह रहे हैं आप, बिलियन, $800 बिलियन कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इंडोमेंट फंड है। और सबसे बड़ी बात इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इंस्पायर्ड हैं 20th सेंचुरी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की मूवमेंट भी बिल्कुल इसी तरह शुरू हुई थी। कॉर्पोरेशंस को बैन करने का कहा गया था। कॉर्पोरेशंस जो साउथ अफ्रीका के साथ ट्रेड करती थी उनको रोकने की कोशिश की गई थी। तो ये भी उसी तरह से है। और दूसरा स्टाइल इसका मिलता है वियतनाम वार। जब वियतनाम के अंदर अमेरिका जंग लड़ रहा था, वहां भी जब लोग जो यहाँ पे अमेरिकन अवाम थे वो वियतनाम की जंग के खिलाफ थे। आज भी ये मूवमेंट ऑलमोस्ट उसी तरह बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। फॉरेन पॉलिसी पे उसका कोई असर नहीं है अभी तक। लेकिन हो सकता है ज्यादातर मूवमेंटें अमेरिका के अंदर इसी तरह यूनिवर्सिटी से निकली हैं। हो सकता है ये मूवमेंट इससे ज्यादा एक्सपैंड कर जाए। लेकिन दुख वाली बात यह है कि 34,000 से ज्यादा लोग, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं, उनका कत्लेआम जारी है। ये एक अफसोसनाक बात। अच्छा, फिर तारड़ साहब, ये तो इसे अगर मैं अभी मेरे जहन में आई, ये तो फिर एक इंटेलेक्चुअल एम्पीरियलिज्म भी है। ये फिर ये बिजनेस के इदारे बन गए या ये इल्म की तरवीज, तदरीस, क्रिएशन के हैं, बल्कि ये जहनों को कंट्रोल करके ये ब्रेन वॉशिंग के इदारे बन, यानी ये गलत समझाऊं मैं या सही समझाऊं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए अमेरिका के अंदर तालीम एक कारोबार है। आप सोच नहीं सकते, जो कि दुख का एक अफसोसनाक वाकया, एक अफसोसनाक चीज है। हेल्थ को, हॉस्पिटल्स को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सियासत से या मुनाफा कारोबार से दूर होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ये यूनिवर्सिटियां जो हैं ये पूरी एक बिजनेस एंटरप्राइज बन चुकी हैं और ये एक अफसोसनाक बात है। यहाँ पे नए आइडियाज आप देखें तो ग्रो करते हैं, चीजें बनती हैं हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, येल में, इनकी लैब्स के अंदर। और आपने देखा होगा कि हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को लिया जाता है एक खास मेरिट के जरिए, इम्तिहानात के जरिए। और नए आइडियाज आप देख लें, जुकरबर्ग देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट देख लें, ये सारी चीजें गूगल देख लें, तो सारी कहीं ना कहीं ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों ने इन यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठकर ही बनाई है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो एक सरापा एहतजाज है फलस्तीन के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। वो जिस तरह कहते हैं ये एहतजाज करते रहें, वो फंड करते रहेंगे, असला भेजते रहेंगे। अगर देखा जाए तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि डीप स्टेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। अच्छा तारिक साहब, मुझे ये बताएं
कि ये जब यहाँ 68-69 की मूवमेंट शुरू हुई थी तो तालिब इल्मों से शुरू हुई थी। ऐसे ही जैसे जब आंधी आती है तो ऊपर पत्ते हिलते हैं, इस तरह ये पत्तों की तरह तलबा को कहा जाता है। इसमें कितना पोटेंशियल है फैलने का इस तहरीक में नीचे तक या वर्कर्स में? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी इसकी मिसाल जो आपने शुरू में कही है कि न्यूयॉर्क से निकलकर ये दूसरे वेस्ट कोस्ट कैलिफोर्निया और टेक्सास तक जा चुकी है, मिशिगन तक जा चुकी है। और पिछले 2 दिन जो है, हालांकि मीडिया इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ये एक आग की तरह फैल चुकी है। इसके ऑप्टिक्स आ रहे हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है। बल्कि कल भारत के मीडिया ने भी कहा है कि दूसरे लोगों को प्रीच करने, फ्रीडम ऑफ स्पीच का बताने वाली कौम जो है अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से अरेस्ट कर रही है। तो इस पे काफी चीजें सामने इंटरनेशनल मीडिया पे भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन पूरे अमेरिका के अंदर ये मूवमेंट फैल चुकी है, न्यूयॉर्क से निकलकर वेस्ट कोस्ट, टेक्सास और मिशिगन। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कोई जगह बची नहीं, नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, हर जगह पहुंच चुकी है। और स्टूडेंट जो है, और कई यूनिवर्सिटियां शट डाउन कर दी जा चुकी हैं। और दूसरा, कई इम्तिहान जो है उनको ऑनलाइन लेने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो इस बिग इंटरप्शन, पीपल आर नाउ पेइंग टेंशन। और आपने देखा होगा कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर सारे लोग, मैं समझता हूँ, निकल के बाहर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। मैं समझता हूँ ये इंसानियत की सबसे बड़ी एक तौहीन है कि सारी दुनिया एक तरफ पर है और एक कंट्री जो है जिसकी टोटल पॉपुलेशन ही कुछ बिलियन है, वो अपनी मनमानी पे वो कर रहा है। अमेरिका की लाचारी देखें कि उसको पैसा भी अमेरिका दे रहा है, असला भी अमेरिका दे रहा है, लेकिन वो अमेरिकन लोगों की ख्वाहिशात का कोई उन्हें एहतराम नहीं। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ तारड़ साहब के, जाहिर है एक एक्यूमुलेटेड एंगर है और एक कोई ना कोई वजह बन जाती है इस तरह की तहरीकों की, मगर ये जो इकनॉमिक प्रेशर्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से आवाम पर, और वो जो एक पॉलिटिकल लीड से नाराज़ भी लगते हैं लोग, ये जो तो ये उसका भी एक रिएक्शन हो सकता है कि इसमें लोग शामिल हो रहे हैं इस काज में। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बिल्कुल बौखलाहट का निशान है, नर्वस है। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस वक्त, इस साल जो व्हाइट हाउस के अंदर इफ्तार पार्टी उन्होंने की, उसमें मुसलमानों ने शिरकत नहीं की। सिर्फ एक फलस्तीनी डॉक्टर को इनवाइट किया गया और उसने भी, मैं कहता हूँ, बड़े कमाल अंदाज से वहां एहतजाज किया। वो गाजा से एक 12 साल बच्ची का लेटर लेकर आए थे जो उन्होंने बाइडेन साहब के हाथ पे रखा और खाना खाए बगैर वो बाहर निकल गए। और बाहर निकल के उन्होंने मीडिया को बताया कि दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सोचा जाए कि लोग इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्शन हो रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दुनिया खिलाफ है, बिलखसूस यंग वोटर्स खिलाफ हैं, मुसलमान खिलाफ हैं। और अगर इलेक्शन फेयर हुए तो जो बाइडेन साहब इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये गाजा वार होगी, अपनी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर होगी, बॉर्डर का कंट्रोल ना होना, रेड सी का कंट्रोल ना होना और फॉल ऑफ काबुल, ये सारी चीजें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हांट करेंगी। बिलखसूस गाजा के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है और इसको कास्ट करेगा कि जो बाइडेन साहब को इट विल कास्ट ऑन द होल इलेक्शन। अच्छा, लेकिन लगता है कि हर कीमत पे ट्रंप जो हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है कि किस हद तक ये कामयाब हो सकते हैं ट्रंप साहब को, और अगर रोकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी की तो उसके के बावजूद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी तो मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आई हैव बीन वर्किंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले 2016 से लेकर आज तक, अभी भी मैं कैंपेन में काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी तो वजह उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 90 से ज्यादा उनके ऊपर केसेस डाले गए हैं उनको रोकने के लिए। उनको फाइनेंशियली उनको ड्रेन करने की कोशिश की जा रही है वकीलों के खर्चों के जरिए से। उनके मॉरल्स को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनकी फैमिली के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं। और अब एक फाइनल स्टेज ऑलमोस्ट आती जा रही है। न्यूयॉर्क के अंदर एक क्रिमिनल केस बनाया गया है स्पेशली इस वजह से ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। लेकिन वो इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम उनके साथ है। इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरियां जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजेंडे को सपोर्ट करती हैं। उनका स्टैंड इजराइल के ऊपर भी उन्होंने लिया है। उन्होंने कहा है इस चीज को कि इस ऑपरेशन को बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन फेयर हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जीत को रोका नहीं जा सकता। लेकिन इस वक्त पूरी एस्टेब्लिशमेंट, बराक ओबामा अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 12 साल से कंट्रोल कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI, CIA और सारा इंस्टीट्यूशंस, तो वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं।
इलेक्शन कमीशन और सारी चीजें, लेकिन अगर इलेक्शन फेयर हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। और अगर उनको रोका गया तो कंट्री पहले ही डिवाइडेड है रेड और ब्लू में, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े डेंजरस हो सकते हैं। मेरा ख्याल है अमेरिका उस हद तक नहीं जाएगा। रिपब्लिकन में भी अंदर कोई इनकी मुखालफत है या रिपब्लिकन जो है एन ब्लॉक एन मैस इनके पीछे हैं? रिपब्लिकन देखें इस वक्त काफी हद तक इनके पीछे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, लेकिन इसकी माजी के अंदर इसकी मिसाल मिलती है कि सारी रिपब्लिकन पार्टी हमेशा डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीछे नहीं आती, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब फार राइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो मिडल ग्राउंड वाले रिपब्लिकन जो कि जिनको हम कहते हैं कि ओपन माइंडेड या लिबरल वन लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त कम है, मैं ज़्यादा इस्तेफादा करना चाहता हूँ। ये ईरान जो है वो इंडिया के साथ भी डील कर रहा है, उधर हर जगह डील कर रहा है, मगर हम पे पाबंदी है। इसको आप कैसे देखते हैं कि हमें जो है वो रोकते हैं और धमकी देते हैं पाकिस्तान को? हमें आसानी के लिए तेल चाहिए और चीज़ें चाहिए। तारड़ साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिकन इस वक्त पाकिस्तान की वीक फाइनेंशियल सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। आप इस वक्त IMF से पैसे लेना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम जिस तरह भी आपका बाजू मरोड़ें और मोड़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि रशिया की सैंक्शंस के बावजूद भारत तेल लेता रहा है, उनको थ्रेट नहीं किया गया। इस वक्त वो खुद इजराइल को सारा असला सप्लाई कर रहे हैं, तो कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान सिर्फ तेल ले ईरान से तो इनको एतराज है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी आपने एक इंसाइटफुल हमें दी। हम आपसे वक्त लेते रहेंगे और हमें वक्त देते रहिएगा, क्योंकि आई बिलीव द टॉप स्टोरी, क्योंकि एक बहुत बड़े मुल्क में ये कहानी वकूफ़ पजीर हो रही है, इसके ज़रिए यकीनन असरात होंगे। ये था हमारा आज का हफ्ते का आखिरी शो। मंडे को हम फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।